मेरा नाम पूजा है। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता भी अजीब सोच रखते हैं। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं एक अकेले घर में शादी ब्याह कर जाऊंगी तो वहाँ राज करूंगी। मेरी ससुराल में ना तो ननद थी और ना ही सास ससुर का झंझट था, बल्कि मैं कहूँगी सास ससुर तो समझने वाली बहू के लिए उनके माता पिता की तरह होते हैं। जो बहुएं सास ससुर को नहीं समझती, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां होती होगी। मेरी सोच तो यह थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहां का भरा पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे मन आप इस बात पर भी खुश थे, कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह तो लड़का क्या था, एक 40 साल का आदमी था और एक बेटे का बाप था। उनका नाम राघव था। वह शायद अपने 15 साल के बेटे के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा सा घर देखा और मुझे उस घर में ब्याह दिया। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद का सुख ही देखना चाहते हैं। यही सब कुछ माँ बाप ने भी किया था और मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियाँ कभी ना कभी नहीं, वह तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। वह मेरी शादी का दिन था। ना कोई धूम धमासा था, ना कोई ढोल बाजे थे, क्योंकि राघव साहब की यह डिमांड थी कि शादी बहुत सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं है। शायद वह अपनी बीवी के जख्मों से जान नहीं छुड़ा पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 11 साल पहले हुई थी। राघव साहब की बीवी बनकर जब मैं इस हवेली में आई तो यहाँ भी सन्नाटा था। राज था बड़ी ही अजीब था। ना तो मुझे लेने ननद आई और ना ही सास ने सर पर हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं इस रिश्ते के लिए तरसती रही, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा सफल होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं राघव साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर आई। वह शादी का दिन था, मगर वह इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा खोलोगी तो मीना तुम्हें लेने अंदर आ जाएगी। मैंने सोचा यह मीना कौन है। मैं दीने से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड भरे अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखते ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाज़ा खुल गया। एक खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसका हुस्न एक क़यामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे को घबरा गई। उसे लड़की को मैं देखती ही देखते रह गई। उस लड़की को देखकर यह सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुस्न राघव के साहब के घर पर पहले से ही मौजूद था तो उन्होंने मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत पेश आई। लेकिन शायद मर्द बीवियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह औरत अपनी आंखों से भी बड़ी तेज़ और चालाक औरत लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे डर से घुटन घुटी आंखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू से ही मुझे ऐसे वाक़ये होने लगे थे जिसे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होता। मेरे कान खड़े हो गए। जब मीना ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान है तो उसने मुझे ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वह मेरा ध्यान बांटने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उसी आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे वह हर सूरत में चाहती थी कि मैं उन चीखों को नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसकी बात तो माननी ही थी, क्योंकि यह मेरा पहला ही दिन था।
वह मुझे एक कमरे में लेकर गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बैठने की खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और तेज हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि यह जो अजीब घर है, एक तो सन्नाटा, ऊपर से यह खतरनाक चीखें। खैर मैं अपने पति राघव का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई मगर राघव नहीं आए। 1 बजे मेरी आंख लगने लगी थी कि कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और वह अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था और ना ही आंखों में कोई अरमान थे। तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप के खातिर इस रिश्ते को निभाना था। राघव आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा कुछ और नहीं था। शायद उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह मुझसे अचानक बोले, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूँगा। यह नहीं है कि मैं तुमसे नफ़रत करूँगा, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने यह शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। बहुत खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे यही बात की उम्मीद थी। पूजा, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा बेटा ना अजीब से हाथों का शिकार है। जब देखो कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल सब मीना ही रखती है। मीना हमारी पुरानी नौकरानी है, उस पर भी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने बेटे की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता हूँ। राघव यह बात बताकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में मीना का चेहरा घूमने लगा। मीना इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसके तो तेज तर्राट लहजे से लगता था कि जैसे वह घर की मालकिन है। मैंने यह बात राघव से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप्पी बांध ली। मैंने सोच लिया था कि मैं राघव के बेटे का ख्याल ज़रूर रखूँगी। वह उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत पाने का यही बस तरीका था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। बाहर हॉल। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मैं दिल्ली से उठी, घर में अजीब सा सन्नाटा हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड पर ही उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने कहा। आ जाओ मेरे कहते ही मीना कमरे के अंदर हाजिर हुई। मीना के चेहरे पर नागवारी के असर थे। वह मुझसे कहने लगी, बेबी जी आप नाश्ता कमरे में करेंगी या मेज़ पर लगा दूँ? मैंने कहा, मेज़ पर लगा दो। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैंने राघव के बेटे के बारे में उससे पूछा तो वह कहने लगी, जी वह छोटे साहब सो रहे हैं। जब वह सोकर उठ जाएंगे मैं उन्हें खुद नाश्ता करवा दूंगी। मीना के लहजे में एक अजीब सी जीत और अक्कड़ थी जिसे वह राघव के बेटे से मुझे दूर करना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधते हुए बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद मीना ही किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का तरस खाए हुए खड़ा था। मीना उस बच्चे से हुक्म बता रही थी कि मैंने उसकी यह हालत देखी तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। लड़का भी डरा सहमा सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटे, क्या नाम है आपका? उसने कहा, जी मेरा नाम मनीष है। उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, मनीष बेटे
आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। मैं उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उसको कोई अनोखी बात कह दी हो। सच क्या? आप मेरा ख्याल रखेंगी? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वह वाकई बहुत मासूम बच्चा था। फिर मीना के ना चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वह मेरे साथ बात करने से काफ़ी हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, लेकिन मैं मनीष से उन थोड़ी बहुत बातों में अंदाज़ा लगा लिया था कि मनीष की इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं मीना का हाथ ज़रूर है, मगर वह तेज़ औरत पकड़े नहीं देती। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे मनीष के कमरे में आना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा यह बात चेक करती थी कि मेरे जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिए में छुप जाता था, जैसे बेड के पीछे उसका खजाना दबा हो। यह बात मैंने एक बार नहीं कई बार जानने के बाद ही नोटिस की थी, और यकीनन मनीष के पास ज़रूर कोई ऐसा राज था जिसे वह मुझे बताना नहीं चाहता था। फिर अब मैं मीना और मनीष पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊं और सच साबित करके रहूं, ताकि मैं राघव साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। दिन ब दिन गुजरते हुए मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था कि मीना का रवैया मेरे साथ तलक तलक से होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि मैं मनीष के सामने रहूं और वह मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल के सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया, मनीष मेरे आने से मिला जुला रहता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी। इस बात से राघव साहब भी बहुत खुश थे। मगर एक दिन मुझे अपने मायके जाना पड़ा। उस दिन मनीष बहुत परेशान लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने मायके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद मैं घर आई। वहाँ से वापसी पर मैंने देखा कि मनीष का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे काफ़ी बार पूछा कि क्या बात है, अगर उसने मुझे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन मनीष के कमरे की तरफ गई। मुझे सब देखकर बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे का अंदर से कमरा बंद करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो मनीष के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब मनीष के सामने मीना खड़ी उसे चिल्पा रही थी। मनीष दराज सहमत तकिए के पास ही बैठा हुआ था। बाहर तक उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मीना के तेवर बता रहे थे कि उसे मनीष पर सख्त गुस्सा है। मनीष उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे मनीष पर गुस्सा आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर इस कदर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा धड़ धड़ बजाना शुरू कर दिया। मीना ने दरवाज़ा घबराकर खोला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि मनीष बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी परेशान करने वाली लग रही थी। उसके हाथ का कप कपा रहे थे। मैंने मीना को खूंखार निगाहों से देखा और वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं मनीष के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा मनीष की आंखों में आंसू थे। वह बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उस वक्त वह बहुत मासूम और बेबस लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने देखा मनीष का दूसरा हाथ तकिए पर था। गैर इरादा तौर पर मुझे नोटियों के छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो मनीष उसके पास ही किसी को नहीं भटकने देता। मैंने कहा, इधर आओ मेरे पास। मैं मनीष को उठाने का इशारा कर देते हुए कहा, लेकिन वह तो
जैसे तकिए के पास से उठने का नाम ही ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक बारी के साथ दुपट्टा भी पड़ा था। मनीष यह देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उससे कहा, यह क्या है बेटे, यह तुम्हें किसने दिए? मैं घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि आंटी, यह चीज़ें मुझे मीना लाकर देती है। मैं हैरत से पूछा, लेकिन मनीष के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे मीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह क्या बेहर्दी है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं मनीष को छोड़कर भागती हुई मीना के क्वार्टर में गई, मगर मीना वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। फिर उसने कहा था जाना था। मैं इंतज़ार करने लगी, पूरे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन मीना कहीं भी नहीं थी। आखिर में थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि मीना इस कदर के घिनौने खेल खेल सकती है। मैं मीना से हमेशा नफ़रत ही करती अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता ना होता। शाम को जब राघव घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ मीना भी घर के अंदर आई। राघव के होने में मैं मीना से बातचीत नहीं कर सकती। इतना तो मीना मेरी आदत को जान ही गई थी। मैं दूसरों के सामने कभी भी उनको जलील नहीं करती, सो वह चुप रही। वह जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। अब की बार मीना अपने क्वार्टर्स में बंद रहने लगी थी, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी। मनीष भी नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया। अब बारी उसकी परवरिश की थी। मैं उसको अपने साथ खिलाती पिलाती और उसे ढेरों बातें करती। राघव भी इस बात से बहुत खुश था, लेकिन मीना मुझे आखिर कब तक छुट्टी? एक दिन उसको मुझे हकीकत बतानी ही पड़ी। मीना की कहानी यूँ थी। मेरा नाम मीना है। हम 2 भाई बहन थे। भाई अपनी शादी करके हमसे अलग हो गए। माँ ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरी माँ जब से इस घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर में काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास होता कि माँ का सहारा बेटे के लिए कितना ज़रूरी होता है, और ख़ासकर यतीमी के बाद। तभी मुझे एहसास होने लगा कि राघव साहब की नज़रें मुझ पर से हटती ही नहीं हैं। उनकी नज़रों में अजीब सी हवस होती है। मैं यह सब देखकर घबरा जाती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं कम से कम उनके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। किसी न किसी बहाने मुझे उनके सामने जाना ही पड़ता था। ज़्यादातर उनके कामों के लिए मुझे ही आवाज़ देने लगे थे। धीरे धीरे उनके इतने करीब आने की वजह से मैं बहुत डरने लगी थी। मुझे लगता था कि वह मुझे एक दिन ज़रूर बर्बाद कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ, जिस बात का मुझे डर था। राघव साहब ने फिर और एक नया तरीका अपनाया। वह तरीका यह था छुपकर शादी करने का। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती बेबी जी, इतना तो मैं जानती हूँ कि चुप कर शादी करना पाप होता है, और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहे तो हमें इज्जत भी मिलती और कभी ना कभी हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता। शायद उस वक्त मैं उसकी बात नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ से बात की। वह मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भली औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। साहब की मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई, लेकिन हाथ तो शादी की हुई थी। सबसे इतना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक मकान में मुझे रहने को कहा था। साथ ही उन्होंने मुझे छुपकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ रखा। उसके बाद मुझे घर वापस ले आए, शायद इसीलिए कि वहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन बाद जब मैं गर्भवती हुई तो
साहब का रवैया मुझसे बदलने लगा। उन्होंने दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि पहले वो मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह मुझे नज़र उठाकर नहीं देखते। मैं जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती, मेरे पति थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने पहले तो मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप ना रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस पर भी जब मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक दे ही डाली। यूँ यह किस्सा जहाँ था वहीं आकर रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ मुझे उठाना नहीं जा रहा था। वह गुण ही था कि वह हुआ कि मैं उसे बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ उनकी वजह से वह बच्चा बच ना सका और इस दुनिया से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। साहब की बीवी के बदले का इंतज़ाम तो कुदरत ने ही कर लिया था, तो खुद ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और उनकी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं राघव साहब के बेटों को देखती हूँ तो मुझे उनकी झलक उससे नज़र आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर यह भी औरतों की इज्जत खराब करे, इसीलिए मैं उसकी औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वह डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वह बहादुर ना हो, उसमें अपनी ज़रूरत ना हो कि वह किसी की इज्जत से खेल सके। आप ही बताओ बेबी जी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती हूँ ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। यह बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी, लेकिन इस हिसाब से मीना ने मुझे यह बात कही तो पूरे तरीके से डिप्रेशन की शिकार लगी। वह ना जाने जैसे मर चुकी थी, और जाहिर है कि होती भी क्यों नहीं। उसकी ज़िंदगी में इतने सब जो हुए थे, मैंने इस बात का जिक्र राघव से किए बिना ही उसका इलाज शुरू करवा दिया, क्योंकि मैं मीना के पागलपन और उसकी दिमागी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। राघव की गलती को मैंने राज के पास होने से पहले ही माफ़ कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद मीना बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई और मैं उसकी किसी अच्छे घर में रिश्ता देखकर उसकी शादी वहाँ करवा दी। और मेरा बेटा मनीष, वह भी अब नॉर्मल हो गया था और हम तीनों ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।